नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा पोस्ट कार्ड है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के भीटा गांव से है। और जो आज जिस शख्सियत से हम यहाँ मिलने आए हैं वो ऑर्गेनिक और जैविक कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम हैं और उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री से भी पुरस्कृत किया गया है। उनका नाम है श्री भारत भूषण त्यागी जी। तो सर नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये मौका दिया मिलने के लिए। और मैं चाहूँगा कि दो शब्द आप। बिल्कुल दुर्लभ जी, मैं भी आप और आपकी पूरी टीम को भी और आपके प्रयास को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आपने एक बहुत बुनियादी शुरुआत की है। और जब नाम रखा है इसका बरूसी के नाम से, तो हमको पुरानी ज़िंदगी याद आती है। धन्यवाद सर। हमने भी बरूसी का दूध बहुत पिया है। जी, ये तो अच्छी बात है कि क्योंकि हम भी इसी क्षेत्र से आते हैं, तो मेरे को ये लग गया था कि बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए नाम बरोसी जो है अलग नहीं होगा। आपको कम से कम हमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो कई बार उसको गौर से पढ़ा था। अच्छा ये तो वही बरूसी है। जी जी, तो बहुत 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 इसमें साधुवाद है। धन्यवाद। और मेरा भी सौभाग्य है कि जब हमारे देश के नौजवान साथी और पूरा देश यदि इस पर विचार करता है तो प्रकृति के साथ जीने का एक तरीका एक नए सिरे से उभर कर आता है। पूरा देश विचार करे, ये किसी एक व्यक्तिवादी मुहिम नहीं है। पूरी मानव जाति प्रकृति के साथ जिएगी। वो चाहे तो व्यवस्था को समझ कर जिए, चाहे मनमानी पूर्वक जिए। ये दो ही रास्ते हैं जी, या तो हम मनमानी करेंगे या व्यवस्था को समझेंगे। तो पता ही लगा कि मनमानी करके देख लिया और उसका अंत बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है जी। परिणाम थक भी गए हैं। कोविड जब आया था तो उसके संकेत भी मिले, बहुत सारे लोगों ने विचारना भी शुरू किया। आज की स्थिति में देखते हैं तो अब प्रकृति की व्यवस्था को समझना और उसके साथ जीने का एक रास्ता खुलता है। हम उसको जैविक खेती कहें, प्राकृतिक खेती कहें, या उसके कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन अंत में वो प्रकृति के सिद्धांत और व्यवस्था से जीने की एक तरीका है। और उसी पे आज चर्चा करेंगे। ये मेरा भी सौभाग्य है कि पूरी टीम इसी मुद्दे पर चर्चा करने आई है जी। तो हम भी अपनी पूरी ज़िंदगी के जो अनुभव है, जो हमने प्रयोग किए हैं, उसके लिए खुली चर्चा आपसे करेंगे। आपको खूब खूब बधाई है। धन्यवाद सर। तो सर इसी क्योंकि आपने ज़िंदगी का जिक्र किया है, तो सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है वो उसी से रिलेटेड है। आपका 35 वर्ष का एक बहुत लंबा टाइम, और आपकी शुरुआत भी उस टाइम की है जब उस समय जब सब लोग गांव से निकल के शहर में अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करना चाहते थे, या जो भी कामनाएं उनकी रही हैं उनको पूरा करना चाहते थे। आपने वो रास्ता ना चुन के एक ऑर्गेनिक खेती के क्षेत्र में आपने देखा कि यहाँ पे आपका जीवन जो है, यहाँ पे आप ज़्यादा योगदान दे सकते हैं और ये ज़्यादा बेहतर में भी जीने का तरीका है। जिस भी निगाह से आप उसको देखते हैं उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसा रहा है ये सफ़र। देखिए, अभी जैविक और प्राकृतिक खेती की बात तो हम अब कर रहे हैं जी। जब हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से हम 1974-75 के सेशन में पास आउट हुए जी। उस समय बहुत ज़्यादा मन था कि डिग्री मिलेगी और हम लोग कहीं नौकरी करेंगे जी। लेकिन माता पिता की प्रेरणा से शिक्षा और कृषि में किसी को चुना जाए, नौकरी ना की जाए, ऐसा उनकी प्रेरणा हमको मिली। अच्छा। और मैं इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे मनीषी माता पिता मिले जिन्होंने मुझे एक बहुत नई दिशा दी जी। उस समय ज़रूर ये कड़वी थी, उस समय स्वीकार भी नहीं हुई थी जी। लेकिन बाद में ये पता लगा कि माता पिता कोई भी बात कहेंगे तो भले के लिए कहेंगे जी। और उसमें हमारी माता की गवाही और भी ज़्यादा बड़ी थी। अच्छा, हमको पिता की बात माननी चाहिए। अच्छा। उस स्वीकृति के साथ हम लोग आगे बढ़े। ओके। खेती करना भी हमको आता नहीं था, तो उस समय हमने जब खेती को स्वीकार लिया तो हमने देखा कि जैसे लोग खेती कर रहे थे, इसमें हमने सोचा कि इसमें पढ़ाई का प्रयोग किया जाए। जो आपने पढ़ाई की है। हाँ। भी हमने अब पढ़ाई का क्या करेंगे, नौकरी तो करेंगे नहीं जी। तो चलो खेती में पढ़ाई का प्रयोग करेंगे। अच्छा। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको हम आजकल पूसा बोलते हैं जी, तो हम दिल्ली के नज़दीक थे इसलिए वहाँ पर गए, उन वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की और मुझको बहुत अच्छा लगा कि वैज्ञानिक पढ़े लिखे आदमी का सम्मान भी करता है और देश में परिवर्तन के लिए खेती में परिवर्तन की ज़रूरत भी है जी। हमने भी फिर तन मन धन से ये ठान लिया कि वैज्ञानिक की सूझबूझ और सिफारिशों के साथ खेती करेंगे। सूझबूझ भी उनकी और सिफारिश भी उनकी, साइंटिफिक तरीके जी। वो हमने शुरू कर दिया। अच्छा। शुरू किया तो पता लगा 76 से लेकर 85 आते आते
हम लोग काफ़ी उपलब्धियों के साथ आगे बढ़े। जी लेकिन ये घटना घटी। जी। घटना ये घटी थी कि जो हमने ट्रैक्टर खरीदा था, अच्छा, उसकी किस्त समय पर नहीं गई। जो आपने ट्रैक्टर खरीदा था खेती के लिए पहले हमने खेती की, अच्छा पैसा कमाया, फिर ट्रैक्टर खरीद लिया। अच्छा। ट्रैक्टर खरीदने के बाद हाँ हाँ। जो ट्रैक्टर की किस्त थी वो जी। समय पर नहीं गई। अच्छा। तो हमने ये विचार किया कि आखिर मेरा उत्पादन भी ठीक है हाँ हाँ और ट्रैक्टर से पहले मुझे लगता था कि मेरे पास पैसा भी ठीक है, हाँ हाँ लेकिन ट्रैक्टर आने के बाद में पैसा भी कम दिख रहा है, हाँ। उत्पादन तो ठीक दिख रहा है, हाँ। लेकिन पैसा कहाँ गया, ये सवाल उठा। अच्छा। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों की सलाह के आधार पर हमने सबसे पहले ये तय किया कि अब हम खेती में हिसाब किताब लिखेंगे। अच्छा। उससे पहले हम खेती का हिसाब ही नहीं लिखते थे। तो आपको नहीं पता रहता था कि क्या आया क्या आया क्या गया। तो ऐसा हुआ कि लगभग 85-86 2 वर्षों में हमने लगभग हिसाब लिखा। अच्छा। ये जांचने की कोशिश की कि खेती में क्या क्या हम कर रहे हैं। तो मैं वो चौंकाने वाली बात आपको बताना चाहूँगा। जी बताइए। वो बात ये थी, हमको पता लगा कि हम तो बाजार की कठपुतली बन गए। अच्छा। हमारा खेत से ज़्यादा समय बाजार में लगता है। हाँ हाँ। जैसे मैंने एक ट्रैक्टर लिया, जी। उसकी मरम्मत कराना है, उसका ईंधन पुर्जा मरम्मत, उसका बैंक का लोन, वो सारी चीज़ों को अदा करने के लिए मैं बाजार में गया। जी। मैं खाद खरीदने के लिए बाजार में, बीज खरीदने के लिए बाजार में, दवाई खरीदने के लिए बाजार में। जी। तो खेती की जुताई, सिंचाई, खाद, बीज, दवाई पर बाजार का कब्जा है। एक बात स्पष्ट, मतलब पूरा कंट्रोल बाजार का है। दूसरी बात, मेरे पास उत्पादन आया, उत्पादन को बेचने के लिए मैं कहाँ गया, बाजार में। कीमत किसने लगाई, बाजार में। प्रोसेसिंग किसने किया, बाजार ने। और उत्पाद किसने बेचे, बाजार ने। मूल्य संवर्धन किसने किया, बाजार ने। तो सारा खेल तो बाजार का है और उत्पादन किसान कर रहा है। तो मुझे उस समय एक बड़ी घटना ध्यान आई। वो घटना क्या थी कि मैं एक खेत में, ये बड़ा एक वाजिब सवाल था और इसका उत्तर हमको लंबे समय तक नहीं मिला, क्योंकि मैं एक अर्थशास्त्री भी था। अच्छा। तो मैंने देखा कि एक दाने से अनेक दाने खेत में पैदा हो रहे हैं जी। और मैं किसान की हैसियत में उस पैदा करने में स्वतंत्र हूँ। एक खेत में अनेक फसल ले सकता हूँ जी, मुझे कोई बाधा नहीं है, मैं कितनी भी फसल लगाऊं जी। और एक पौधा लगाकर मैं 50-60 वर्ष तक उत्पादन ले सकता हूँ। ये 3 अवसर मेरे पास हैं जी। और मैं गरीब हूँ और 1 किलो गेहूं खरीदकर 950 ग्राम दलिया बनाने वाली कंपनी मालदार है। मतलब प्रकृति में गुणात्मक उत्पादन के साथ में मैं तो कर्जदार हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे ट्रैक्टर की किस्त कैसे गई, कैसे नहीं गई। और बाजार में मैं देख रहा हूँ एक छोटा दुकानदार है, छोटा उद्योगपति है जो कच्चा माल हमसे ही लेता है, उसी में वो मूल्य संवर्धन भी करता है, गुणात्मक उत्पादन का वो अच्छा पैसा बनाने का पूरा तंत्र उसमें स्थापित करता है और वो मालामाल है। तो ये सवाल मन को कचोटने लगा कि समस्या का कारण कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र है। अच्छा। जो प्रचलित अर्थशास्त्र है, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे इस बात पर मैं परवाह नहीं करता, पर मुझे ये संकेत देने में जरूर आता है कि प्रकृति में व्यापार विधि से कार्यक्रम नहीं चलता। व्यापार का मतलब है लाभ कम देकर ज्यादा लेना। कम देकर ज्यादा लेने का यहाँ कोई नियम नहीं है। पौधा अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से लेता है और मूल बात तो ये है कि एक पौधा एक बार लगाकर कितने वर्षों तक, मैंने देखा है कुछ पौधों पर 25 रुपये का एक पौधा लगाकर हम 10 वर्ष में उसको काटे, वो पौधा 25,000 रुपये का था। 25 रुपये का इन्वेस्टमेंट 10 वर्ष में यदि 25,000 होता है, इतना गुणात्मक अर्थशास्त्र कहाँ पर है? फिर ये खेती कर्जदारी में क्यों चली गई? ये किसान कर्जदार क्यों है? इसका सीधा सा उत्तर निकल कर आया कि बाजार की अपनी मनमानी है, उसके पास अधिकार है, कानून बाजार के संरक्षण के हैं, कानून उपभोक्ता के संरक्षण के हैं, इसमें उत्पादक के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए किसान के देश में कोई परिभाषा भी नहीं है, किसान के लिए कोई कानून भी नहीं है। ये पूरी व्यवस्था के परिवर्तन के लिए, और मैं इसमें एक बड़ी बात को दिल खोल कर कहता हूँ कि 2014 के बाद में एक सुगबुगाहट शुरू हुई देश में कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, प्रकृति की दिशा में बढ़ा जाए, आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ा जाए, समृद्धि के साथ बढ़ा जाए। ये जो मानवीय संकल्पनाएं हैं, इनकी कहीं ना कहीं ध्वनि आने लगी। अर्थात कहीं ना कहीं देश के मनुष्यों को ये बात जरूर ध्यान गई कि यदि इसी तरीके से किसान थका रहा, कमज़ोर होता गया, कर्जदार होता गया, तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं है। को एक इम्पोर्टेंट एक जो पिलर है उसके बारे में नहीं सोचा गया। तो यहाँ पर हम लोगों को एक सौभाग्य मिला
कि हमारी वो घटना जो 1986-87 की थी, वो 2004-5 के आते आते इस पूरी यात्रा में हमने नाना प्रकार के प्रयोग किए, पर भारत सरकार ने जैविक खेती को राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया। अच्छा, इसलिए भारत सरकार को, सभी सरकारों को, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कह रहा, सभी सरकारों में कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर अच्छा करने की बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं संवेदना को समझकर किसानों की बात को उभारते हुए आगे बढ़ने का प्रयास जो 2014 के बाद हुआ, वो देखने लायक है। ओके, परिवर्तन कितने आगे बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन देश में जैविक खेती को लेकर एक बहस खड़ी हुई। वैज्ञानिकों के बीच में भी असहमति थी। असहमति का मतलब है कि वो सहमत नहीं थे इस बात से कि कहीं शंका रहती है कि देश कहीं भुखमरी का शिकार न हो जाए, और वाजिब भी बात है, क्योंकि वैज्ञानिक ने देश के उत्पादन बढ़ाने में एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगाया, और उस पुरुषार्थ को हम गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई कमजोरी थी, जिसमें हमने एक मात्रा को तो बढ़ा दिया, लेकिन उसके साथ गुणवत्ता नहीं बढ़ पाई, इकोनॉमी असंतुलित हो गई, प्रकृति के साथ विरोध हो गया, पानी और मिट्टी पर सवाल खड़े हो गए, हेल्थ पर और पर्यावरण पर सवाल खड़े हो गए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिनको कहीं ना कहीं फिर पुनः परिवर्तन के लिए आतुरता आने लगी, सरकारों पर भी दबाव जाने लगा। लेकिन अब सवाल ये उठता था कि पहल कौन करे, क्योंकि खेती एक बड़ा विशाल कार्यक्रम है। आज़ादी के बाद हमारे पास एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि हमने कृषि तंत्र की स्थापना की, और मंत्रालय से लेकर और खेत तक एक बहुत बड़ा विशाल कृषि तंत्र है जो काम करता है जी। उसमें बहुत सारी मैन पावर काम ही कर रही है, बजट के साथ हम कार्यक्रम चल ही रहे हैं, लेकिन गलती क्या है कि हम आधुनिक विधि से उन्हीं परिपाटियों को आज भी पीट रहे हैं, जबकि हर पंचवर्षीय योजना पर हमको समीक्षा करनी थी कि हमारा प्रकृति के साथ आर्थिक स्तर पर, रोजगार के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, पर्यावरण के स्तर पर किन किन मुद्दों पर हम अभी ठीक दिशा में चल रहे हैं, और कहाँ कमजोरी है, इसको किस ढंग से पूरा किया जा सकता है। समीक्षा का मतलब भी यही था, समीक्षा हुई नहीं, तो इससे क्या होगा कि लंबे समय तक बीमारी को उपेक्षा के भाव से देखते रहे, और बीमारी नए आकार में उभरती गई, बड़ी होती चली गई। अब बड़ी बीमारी का इलाज छोटे मन से कैसे होगा? इसके बाद में देश में जैविक और प्राकृतिक को लेकर एक कार्यक्रम खड़ा हुआ। जैविक खेती क्या है, इस सच्चाई को भी हमको देश के सामने लाने की जरूरत है जी। जैविक खेती भारत की एक क्रिया नहीं थी, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा, और बल्कि जो आधुनिकवादी विधि से ज़्यादा जल्दी आगे बढ़े थे, जिनको हम विकासशील देश बोलते हैं, उनको ही कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि प्रकृति के विरोध का रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ आगे बढ़ने पर काम किया जाए। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था का चित्रण उनको भी स्पष्ट नहीं है, पर अच्छा करने की कामना है। ओके, और ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में इस प्रयास में लग गई, आज भी पूरी दुनिया में ऐसा चलता ही रहता है जी। उस आधार पर देश में जैविक खेती की शुरुआत हुई। इस जैविक खेती का नाम भी इसलिए दिया गया कि दुनिया में जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, तो हम भी भारत में जैविक खेती इसको कहेंगे, इसलिए क्योंकि भारत में प्रचलित जितनी भी विधाएं हैं उन सबको इसमें शामिल करेंगे, अंडर वन अम्ब्रेला जाएगा एकदम, क्योंकि जो बिखरी हुई क्रियाएं हैं, महाराष्ट्र के कुछ तरीके हैं, साउथ के कुछ तरीके हैं, उत्तर भारत के कुछ तरीके, सबको एक मंच पर लाया जाए। देश के मनीषी इतना ही विचार कर सकते हैं, उसके लिए कानून बनाए जाए, उसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस लागू किया जाए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या लेन देन होगा, उसके क्या तरीके होंगे। देश ने बहुत बड़ा काम किया, और 10 वर्ष तक वो काम बड़ा आगे बढ़ता चला गया। लेकिन उसमें कुछ रास्ते खुले हुए थे जहाँ पर मनुष्य की मनमानी हुई। पहला रास्ता ये था कि सरकार के समानांतर व्यापार जगत को इसमें शामिल करने का कोई कार्यक्रम नहीं था कि जैविक तरीके से कोई कल्चर या दवाई बाजार के द्वारा खरीदकर जैविक खेती में लगाई जाएगी, ऐसा प्रावधान शर्त नहीं थी। लेकिन ये खुलापन रखा गया था कि यदि विशेष परिस्थिति कोई आती है तो उसमें हम बाजार से भी उन चीज़ों को जो जैविक खेती के मानकों को पूरा करती हैं उनको खरीद सकते हैं। लेकिन वो कोई बाध्यता नहीं थी। अच्छा, बाध्यता ये थी इसमें कि जैविक खेती में भी ये सिफारिश थी कि किसान अपने ही खेत पर प्राकृतिक तरीके से ऐसी चीज़ों को पैदा करे, चाहे वो खेत के लिए खाद हो, चाहे वो दवाई हो। ये पहली शर्त है। लेकिन यदि विपरीत परिस्थिति कोई है तो एक निश्चित मानक के अनुसार वो बाजार से भी चीज़ों को खरीद सकते हैं। लेकिन बाजार क्या है? बाजार अपने लाभ के चक्कर में, बाजार कभी अच्छे और बुरे को देखता ही नहीं।
तो बाजार के द्वारा जो कल्चर वैज्ञानिक विधि से तैयार किए गए, उन्हीं को जब वितरण प्रणाली बाजार व्यवस्था को दी गई तो वो 10 रुपये का कल्चर 1000 रुपये में भी बेचा गया और किसान के पास कुछ मिला नहीं। तो जमीन की संरचना के लिए वैज्ञानिक विधि से भी जो कार्यक्रम चलता वो चल नहीं पाया। ओके, एक बहुत बड़ा जोखिम का काम था जी। क्योंकि व्यापार की दृष्टि से हम केवल पैसा देखते हैं, व्यवस्था नहीं देखते, संबंध नहीं देखते, विश्वास को नहीं देखते, उसमें केवल पैसा दिखता है। तो इस मानसिकता पर मैं बार बार अटैक इसलिए करता हूँ कि ये मानसिकता इतनी अधूरी है कि इसको यदि प्रकृति के साथ या कहीं भी और यदि परिवार में भी लागू हो जाए तो ये परिवार को भी तोड़ देती है। समावेशी ही नहीं है, ये समावेशी है ही नहीं, इसमें कोई समन्वयता नहीं है। माता पिता की दृष्टि में यदि व्यापार आ जाता है तो वो जो बच्चा ज़्यादा कमाता है उसका ध्यान देते हैं, जो नहीं कमाता उसका ध्यान नहीं देते, चाहे उसमें कितनी भी आचरण उसका कितना भी अच्छा हो जी। तो जब हम सारी चीज़ों का मूल्यांकन केवल पैसे से करने लगते हैं तो संबंध और श्रम का अवमूल्यन हो जाता है। ओके, ना तो संबंध को पहचान जाता है, न काम करने वाले का सम्मान रहता। ये दुर्घटना है। तो ऐसी स्थिति में मेरा आपसे एक अनुरोध है कि देश के सामने ये मुद्दा लाया जाए। जैविक खेती में अधूरापन जरूर था लेकिन खुलापन भी था, ताकि किसानों को अपने प्रयोग करते करते वैज्ञानिक परिभाषा के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं वो उत्तर देना है जो हमारी परंपरागत परंपराओं में खेती के लिए था। हमारे पूर्वज भी जैसे बहुत सारी खेती परिवार के लिए करते ही थे। एक खेत में 10, 12, 15 फसल लगाने का कार्यक्रम था ही, लेकिन वो वैज्ञानिक तरीका नहीं था। उस समय इतना विज्ञान नहीं था, वो परिवार की आवश्यकता थी। आज हम जब दुनिया के साथ जीना चाहते हैं, व्यापार जगत के साथ काम करना चाहते हैं तो इकोनॉमी एक बहुत बड़ा मुद्दा उछल गया है। इस समय सवाल ये उठा था कि इकोनॉमी को इकोलॉजी के साथ जोड़कर क्या हम कोई नई इकोनॉमी पैदा कर सकते हैं जिससे गांव के अंदर किसान की आमदनी बढ़ जाए, जिससे गांव के बच्चों को खेती करना अच्छा लगे, जिससे गांव के बच्चों को खेती में रोजगार दिखने लगे। तो ये किसको सोचना था? ये तो देश को सोचना था, देश के नीतिकारों को सोचना था। तो ये कहीं ना कहीं किसी की गलती नहीं थी, इसमें कोई ना कोई हमसे चूक हुई है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कोई उपलब्धि होती है तो वो उपलब्धि का भी कई बार खुशी ज़्यादा होती है। जैसे हरित क्रांति में उत्पादन ज़्यादा बढ़ गया, भंडार भर गए, तो उपलब्धि तो थी लेकिन उसकी जो बेहोशी थी उसका मूल्यांकन ठीक ढंग से नहीं होना, समीक्षा ठीक ढंग से नहीं होना, तो समन्वयता कमजोर हो गई। वैज्ञानिक अपने को ठीक मानने लगा, परंपरागत खेती करने वाले अपने को ठीक मानने लगे, और बहुत सारे मनीषी अपने को ठीक मानने लगे। तो साझा मिलकर भी कोई कार्यक्रम बनाया जाए, ये स्वरूप नहीं उभर कर आया। और बल्कि दुर्भाग्य ये और हुआ कि जैविक खेती को ही हम जितना और सुंदर बनाने का प्रयास करते, उससे ज़्यादा उसका विरोधाभास करते हुए प्राकृतिक खेती को और बीच में ले आए। जबकि प्राकृतिक खेती में भी वही तरीके हैं, सारा खेल तो तरीकों का ही था। कुछ तरीके इधर है, कुछ तरीके इधर है। जैविक खेती सभी तरीकों को शामिल कर दी है, प्राकृतिक खेती हमको बाजार को शामिल नहीं करना है, एक ही तरीका लागू करना है। वैलिडेशन दोनों का नहीं हुआ। वैलिडेशन का मतलब क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से उसको जांच परख नहीं की गई। इस कारण क्या हुआ, अभी भी प्रतिक्रियाएं और विरोध के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता नहीं है। तब ये सवाल उठता है कि जैसे आप जैसे सज्जन पूछते हैं मेरे से कि भाई फिर आपने ये अभी 2-3 वर्ष से हम लोग इसको देख रहे हैं कि समक पद्धति पर आप लोग चर्चा करते हैं। हाँ, इसी बारे में मैं आपसे जानना चाहता था कि समक, क्योंकि मैं जब भी देख रहा था कि आप कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पूछेंगे कि अभी आपने भी एक नया नाम निकाल दिया, ये कैसे अलग है और ये कैसे समावेशी है। तो क्या घटना घटी कि जब मैं तो जैविक खेती का भी उतना ही सम्मान करता हूँ, प्राकृतिक का भी उतना ही सम्मान करता हूँ, और हर प्रयोगकार किसान का भी सम्मान करता हूँ, वैज्ञानिक का भी सम्मान करता हूँ। ये कोई मेरी औपचारिक भाषा नहीं है, ये मेरी खुशी है, क्योंकि मैं हर व्यक्ति के पुरुषार्थ को सम्मान देने का हकदार हूँ। उसकी प्रतिक्रिया करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे जिसमें सम्मान होता है उससे कहीं मेरी खुशी बढ़ती है, प्रतिक्रिया से तो खुशी बढ़ती ही नहीं। तो अब बहुत सारे लोग जब हमारे यहाँ आते थे तो हम उनसे एक बात कहते थे कि भाई इसमें मुझे एक चूक लग रही है। यदि हम जैविक और प्राकृतिक खेती या और भी कल को कोई तरीका आ सकता है, उसको हम समन्वयता देना चाहते हैं, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम आना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति के सहअस्तित्व को समझना होगा।
क्या है सर वो? उसका मुद्दा ये है कि प्रकृति में धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव 4 अवस्थाएं। ठीक है हम देखो यहाँ पर बैठे जी तो पदार्थ अवस्था है। जी पदार्थ अवस्था विकसित होती है तो प्राण अवस्था है। प्राण अवस्था माने सभी पेड़ पौधे हैं। जी फिर और विकसित होती है तो जीव जंतु हैं, जी कीड़े मकोड़े से लेकर बड़े तक। जी उसके बाद में फिर मानव है। ठीक है। तो इनमें से किसी भी इस इकाई को ऐसा नहीं कह सकते कि दूसरे ग्रह से आकर यहाँ कूद गया। ये सब यहीं पर है। मानव को शरीर मिला तो यहीं, मानव की मानसिकता में जो भी प्रयास होगा तो यहीं, अर्थात मानव भी प्रकृति की इकाई है। सारे पेड़ पौधे प्रकृति की इकाई हैं, सारे जीव जंतु प्रकृति की इकाई हैं, और जितना भी परिणाम है वो पदार्थ अवस्था के अंदर है। तो सहअस्तित्व क्या है? इन सभी में पूरकता है, ये सहअस्तित्व है। इनमें कोई विरोध नहीं है। जैसे धरती पेड़ पौधों का विरोध नहीं करती, पेड़ पौधे पशु पक्षियों का विरोध नहीं करते, और ये तीनों मिलकर आपस में विरोध नहीं करते जी। फिर मनुष्य विरोधी क्यों है? मनुष्य धरती का भी विरोध शुरुआत में तो नहीं रहा होगा ना सर? हाँ देखिए, मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे? देखिए क्या है कि जैसे पूजने वाला भी मनुष्य है धरती को, और भोगने वाला भी मनुष्य है। पूजने की दृष्टि में देखते हैं तो हम उपेक्षा के भाव में चले जाते हैं। हम शुभ तो करना चाहते हैं लेकिन शुभ तो स्पष्ट नहीं है। तुमने सोच लिया कि भाई इसको छेड़ो मत, इसको न घटाओ न बढ़ाओ, ऐसे रहने दो, बस इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये जो भाव है, इसमें क्या है, धीरे धीरे हम उस व्यवस्था के साथ स्पष्ट नहीं कर पाते अपने को। तो पूजने की परंपरा नहीं बनी। पूजने की परंपरा नहीं बनी तो भोगने की परंपरा उसमें से निकली आई। ये भी मानव जाति का ही उदय था, और सारे धार्मिक लोगों ने भी भोगने को स्वीकार लिया। आज की हालत में देखेंगे तो चाहे हम अपने को कितना मनीषी कहें, लेकिन मेरा तो एक सवाल है कि सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और व्यापार के स्तर पर, इन चारों स्तर पर मुझे ये बताइए, इनमें व्यापार सबसे ज़्यादा हावी है या बाकी तीनों में से कौन है? व्यापार हावी है। इसका मतलब धर्मतंत्र के लोगों ने भी व्यापार को स्वीकार किया, राजतंत्र ने भी स्वीकार किया, और समाजतंत्र ने भी स्वीकार किया। व्यापार क्या है? कम देना और ज़्यादा लेना। तो कम देकर ज़्यादा लेने की प्रवृत्ति में हम कहाँ इकट्ठे हो गए? सब पैसा केंद्रित। सारा विकास का मानक क्या है? पैसा। संबंधों का मानक क्या हो गया? पैसा। जीने का मानक क्या हो गया? पैसा। तो ये सारा जो व्यवस्था गायब। तो जब हम व्यवस्था को ही देखना बंद कर देंगे तो बात कहाँ करेंगे? पैसे पर केंद्रित हो जाएंगे। सरकारों पर दबाव आ गया, अनुदानों का दबाव 1, बजट का दबाव 2, राहत कार्यों का दबाव 2। अब सरकारें क्या करेंगी? तो मेरे मन में तो सवाल उठने लगे कि यदि हम इस तरीके से प्रकृति के विरोध में अपना तंत्र बनाएंगे, अपनी मनमानी से कोई तंत्र बनाएंगे, तो ना तो राज चलेगा, ना समाज चलेगा, ना धर्म चलेगा, ना व्यवस्था चलेगी। हम बात कितनी बड़ी बड़ी करें। देखिए, मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो एक प्रयोगकार हूँ जी। मैं खेती के साथ जीता हूँ, जैसा दिखता है वैसा बोलता हूँ, और मैंने इसको समझ कर बोल रहा हूँ। ये मैं किसी के मन के लिए, किसी के लिए भी, किसी के मन को छोटा करने के लिए एक शब्द बोलने का कोशिश ही नहीं करता जी। उसकी भी ताकत बढ़े। सवाल तो मेरे सामने ये था कि समक पद्धति को क्यों लाया गया जी। तो मैंने नामकरण, मेरा नामकरण नहीं है, क्योंकि मैं नाम से बहुत बचता था। अच्छा। क्यों बचता था? जब मैंने न्यूटन के नियम को पढ़ा था तो मुझे पता लगा ये न्यूटन का नियम है या धरती का नियम है। धरती का नियम। तो धरती का नियम है। तो फिर न्यूटन ने देखा, तो न्यूटन के प्रति उपकार इस बात का है कि न्यूटन ने देखा था। लेकिन न्यूटन को कहना यह था कि मैंने प्रकृति के इस नियम को देखा है, मानव जाति से इसका ये उपकार होगा। अब हम जब न्यूटन का नियम पढ़ाते हैं तो हमारे बच्चों के दिमाग में से प्रकृति नहीं आती, न्यूटन आता है। अब न्यूटन से पढ़ के क्या करेंगे हम? मेरे सवाल का उत्तर देने के लिए तो न्यूटन नहीं है यहाँ जी। प्रकृति नित्य वर्तमान है। तो मेरे मन में बार बार ये सवाल उठता था कि यदि मैंने प्रकृति के नियम को देखा है तो मैं इतना ही कृतज्ञ हूँ कि मुझे सभी के पुण्य से ये सौभाग्य मिला है कि मैंने इस नियम को देख लिया। खेत में काम करने का मौका मिला, माता पिता की प्रेरणा थी, सभी का स्नेह था, तो मैं खेत में लग गया। लेकिन यदि मौका मुझे नहीं मिलता तो मैं भी ऐसे ही रह जाता। तो ये मेरा सौभाग्य हुआ ना जी। इस सौभाग्य के साथ में क्या घटना घटी कि जब मैंने प्रकृति के सहअस्तित्व को देखा तो पता लगा कि यदि ये सहअस्तित्व में जो सिद्धांत काम कर रहे हैं, जो नियम काम कर रहे हैं, जिनको मनुष्य ने नहीं बनाया है, इनको यदि समाज के साथ में लाना है तो ये त्यागी जी के नियम नहीं है। ये किसके नियम है?
ये तो सहअस्तित्व के नियम है। जी सहअस्तित्व में धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के और मानव के नियम हैं। जी। ये बात उजागर होनी चाहिए। और पूरी दुनिया में समन्वयता के लिए बड़ा जोर चल रहा था। ये कुछ शब्द मैं बताना चाहूंगा जिन पर बड़ा जोर है। समन्वयता, एक रूपता, स्थिरता, और उसको क्या बोलेंगे, एकाग्रता, आत्मनिर्भरता, समग्रता, ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन जब मैं इनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ तो परिभाषा एक शब्द की नहीं। तो हमने फिर इनको परिभाषा के रूप में देखा, अर्थात सहअस्तित्व एक वस्तु के रूप में स्पष्ट है और जिसमें पूरकता, उपयोगिता और समृद्धि 3 क्रिया है। ओके। पूरकता है, अर्थात एक इकाई का दूसरी इकाई के साथ कोई विरोध नहीं है, विरोध ही नहीं है। हाँ। मैंने देखा है कि अभी मैं खेत में देखता हूँ, कोई कीड़ा विरोधी नहीं, कोई बीमारी विरोधी नहीं, कोई विरोधी नहीं। दूसरा क्या है, उपयोगिता है। उपयोगिता समझने लायक बात है। एक पौधा जब खड़ा होता है, ये पौधा 50-60 वर्ष के बाद में जब अपने आकार को, धरती को विरचित होकर वापस होता है, तो दुर्लभ ही समझने लायक बात है कि धरती को इतना उर्वर कर देता है कि यहाँ हजारों पौधे उग सकते हैं। अच्छा। इसका मतलब हमको अलग से खाद डालना नहीं था, हमको पौधे के विज्ञान को समझना था कि ये पौधा कितना हवा को, कितना पानी को, कितना मिट्टी को कार्बन देकर जा रहा है ताकि और पौधे भी उग सकें। इसको बोलते हैं उपयोगिता। ओके। धरती ने पौधा पैदा किया, पौधे ने जमीन को उर्वरक बनाया। जी। ये गुणात्मक उत्पादन हो गया। जीव जंतु आए, उनके मलमूत्र के द्वारा धरती की उर्वरता नियंत्रित होने लगी, समृद्ध होने लगी, ये गुणवत्ता बढ़ गई। जी। इससे क्या हो गया, इससे एक नियम आया, समृद्धि का नियम। ओके। ये ही मूल बात समझनी थी। दुनिया में लीनियर इकोनॉमी को सर्कुलर इकोनॉमी में बदलने की बात हो रही है। हमारे देश में भी अब मनुष्यों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से कि हमने खाद्यान्न की क्रांति कर ली और कई क्रांतियों से हम सफल हुए। जी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे देश में आज़ादी के कुछ ही वर्षों में हम एक बड़ी क्रांति को करने की उपलब्धता के साथ आज बैठे हैं। जी। इस समन्वयता के साथ में आज देश में एक नई आवाज़ उठी है, वो है अर्थ क्रांति की। अब हमको इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना है। आप सुन रहे ना रोज? जी। उसके लिए क्या है, समृद्ध भारत की संकल्पना उभरने लगी। किससे? खेती से, क्योंकि इसका आधार खेती है। भारत वैसे ही सोने की चिड़िया नहीं था। जी। भारत कृषि प्रधान देश नहीं था। भारत कृषि आधारित आर्थिक स्वावलंबी देश था। इसमें उत्पादन भी था, रोजगार भी थी, व्यवसाय भी था। खेती एक पूरे गांव का एक कार्यक्रम था। हमारे छोटे छोटे रोजगार इसी में समाहित थे। करेक्ट। गांव एक पूरी व्यवस्था थी। हम उसको साइंटिफिक सिद्धांतों के साथ में और सजाना था। तो हमने सहअस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि, इसको नाम इसलिए दिया कि इसमें सहअस्तित्व भी है, अर्थात समन्वयता भी है, स्थिरता भी है, निश्चितता भी है, निरंतरता भी है। ओके। हमेशा। और इसमें छोटे से लेकर बड़े किसानों का उत्तर भी है। इसमें देश की समृद्धि का आधार भी है, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमी है वो आवर्तनशील है। आवर्तनशील माने सर्कुलर, एक दूसरे को एनरिच करते हुए सभी इसमें बढ़िया तरीके से खुशहाली के साथ जिएंगे। तो जब इसका नाम दिया, अब ये नाम लंबा था, सह अस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि, बहुत सारे लोगों को पकड़ में नहीं आएगा। जी जी जी। तो एक फिर इसका एक शॉर्ट नाम दिया जाए। हाँ। और एक हमारे बहुत एक अच्छे मित्र हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार में वो स्टेट कोऑर्डिनेटर थे। अच्छा। और ऊर्जा विभाग को देखते थे। ओके। और मेरा उनसे बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। जी। जब मैंने ये प्रस्ताव उनके सामने रखा और उसमें मैंने सहअस्तित्व को, आवर्तनशीलता को, अन्य सबको उनके सामने रखा था, पहली बार उन्हीं व्यक्ति ने कहा था कि इसका नाम सहअस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि रखो। हमने कहा लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इसको SAMAK कर दो, छोटा कर दो, समक पद्धति कर दो। अरे तो हम अपने को सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि समक पद्धति मेरी नहीं है, ये प्रकृति की व्यवस्था को समझकर मैंने जो प्रयास किया था, उसको हमने जिस दिन पद्म श्री मिला था उसी दिन हमने उसको राष्ट्र को अर्पित कर दिया था। ये राष्ट्र के लिए अर्पित कार्यक्रम है जी। क्योंकि हमारा जो वो साइटेशन बोलते हैं, क्या लगता है, वो जो अंग्रेजी में बोलते हैं, जो एक लेख दिया जाता है पुरस्कार के लिए। जी। तो जो एक लेख दिया था उसमें समक पद्धति का ही जिक्र है। अच्छा। और हमको पंतनगर विश्वविद्यालय से
जो डॉक्टर की मानद उपाधि मिली थी जी। डॉक्टरेट की, जी। उसका भी यही आधार था। समक। हमने कहा था कि एक वैज्ञानिक को अब प्रकृति के सिद्धांतों को भी समझने की जरूरत है, जी। क्योंकि विज्ञान के आधार पर हम तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं जी। वो भी एक अच्छी बात है। जी। लेकिन आर्टिफिशियल एजेंसी वो इंटेलिजेंसी और या उसके साथ जितना भी आर्टिफिशियल सिस्टम है जो मशीन और रसायनों पर आधारित है, जी। यदि वो एक तरफा बढ़ता चला गया तो उस असंतुलन से भारी नुकसान होने की जरूरत है। इसके लिए हमको ह्यूमन इंटेलिजेंसी पर भी काम करने की जरूरत है। देश में बड़ी जनसंख्या है और देश में ये नौजवान भारत है। इसमें आप देखोगे हर गांव में 35, 40, 50 नौजवान आज भी गांव में मिलते हैं जी। हर गांव में, वैसे तो संख्या ज़्यादा है लेकिन जो खेती से जुड़े हैं वो भी मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम युवा भारत की संकल्पना को समक पद्धति के साथ जोड़ते हैं तो सवाल चाहे लघु और सीमांत किसानों का हो, चाहे बेरोजगार युवाओं का हो, वो एक व्यवसाय के रूप में स्थापित होती है। तो समक पद्धति केवल खेत में काम करने का नाम नहीं है। हम उत्पादन करेंगे, क्वालिटी का प्रोडक्शन करेंगे, हम उसका प्रसंस्करण करेंगे और हम उसकी बाजार बिक्री व्यवस्था को भी राष्ट्रीय मानकों के साथ पूरा करेंगे। अर्थात जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के मानक बनाए गए हैं उन सभी मानकों का पालन करते हुए हम अपने राष्ट्र के प्रति आत्मनिर्भरता, समृद्धि और संकल्पना जो भी उभर रही हैं जी, उनको परिभाषित करते हुए, पूरा करते हुए ये पूरे नेक इरादे के साथ एक कार्यक्रम है, इसलिए इसका नाम समक पद्धति रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरी विस्तार में समक को बताने के लिए।